नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, एक नई अपडेट आई है यूके SSC से उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर। आयोग ने दोस्तों एक नई शिक्षक भर्ती निकाल दी है। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, शुल्क, सभी के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों यूके SSC की। तो यूके SSC ने दोस्तों चयन हेतु विज्ञापन जारी किया है 8 नवंबर 2024 की। यूके SSC द्वारा समूह गौ सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के रिक्त पदों पर चयन हेतु दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी दोस्तों जो टीचर्स की भर्ती आती है, इसका भी काफ़ी समय से विज्ञापन जारी नहीं हुआ था और अब फाइनली इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। एलटी के दोस्तों आसपास ही भर्ती आती है। तो वैसे ही एक एलटी भर्ती आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और इसके अलावा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी जो प्राइमरी टीचर्स है और एलटी टीचर्स हैं, इनकी भर्ती दोस्तों निकलती है। तो यहाँ पर आप विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देख सकते हैं 8 नवंबर 2024। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आप स्टार्ट कर पाएंगे 14 नवंबर 2024 से। इसके अलावा अंतिम तिथि रहेगी 10 दिसंबर 2024। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि है, जो कि फाइनल डेट नहीं है, 23 फरवरी 2025 को इसकी परीक्षा दोस्तों अभी प्रस्तावित की गई है। तो यहाँ पर यूके SSC ने सीधी भर्ती के माध्यम से जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राइमरी के 15 रिक्त पदों और सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के 12 रिक्त पदों अर्थात कुल 27 पदों पर ये विज्ञापन दोस्तों जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र ये आमंत्रित कर रहे हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सहायक अध्यापक प्राइमरी बनने के लिए। कुल देख सकते हैं कि कुल पद हैं 15, और यहाँ पर जो जनजाति कल्याण विभाग है उसके अंतर्गत दोस्तों ये पद निकले हैं। वेतनमान आप देख सकते हैं लेवल 6 4200 ग्रेड पे। आयु सीमा 21 से लेकर 42 साल तक है दोस्तों। राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त के अंतर्गत आएगी। अब अनिवार्य अर्हता के बारे में एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में विधि द्वारा स्थापित संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त शास्त्र में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या फिर बीटीसी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट किया और उसके अलावा 4 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड की आपके पास उपाधि है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा विशेष शिक्षा की दोस्तों बात हो रही है। ये अगर आपने द्विवर्षीय विशेष शिक्षा में दोस्तों आपने किया हुआ है डिप्लोमा तो भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों UTT1 या फिर CTT1 दोनों में से एक चल जाएगा। अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो ये भी आपके लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आएगा। इसके अलावा प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है वो दोस्तों NCT से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि NCT के अंतर्गत नहीं आते हैं इंस्टीट्यूट, वहाँ से अगर आपने किया है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों ये फिर अधिमानी अर्हता है। तो ये दोस्तों अभी है फिलहाल प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर में BSc प्रमाण पत्र प्राप्त आपने किया हो। अब बात करेंगे दोस्तों एलटी भर्ती की। तो यहाँ पर जो सहायक अध्यापक एलटी कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत दोस्तों निकली है, कुल पद यहाँ पर 12 रहने वाले हैं। और इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि वेतनमान इसका लेवल 7 है, जो कि बिल्कुल सेम वही है जो कि माध्यमिक शिक्षा के विभाग के अंतर्गत एलटी का होता है। इसके अलावा 21 से लेकर 42 साल तक की आयु सीमा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान विषय के संग अगर आपने स्नातक उपाधि की है या फिर आपने BCA किया है, प्लस इसके अलावा आपने LT डिप्लोमा या फिर आपने BEd की आपके पास उपाधि होनी चाहिए। एंड देन इसके बाद आपने CTT1, CTT2 एंड UTT2 इन दोनों में से एक आपने परीक्षा अगर उत्तीर्ण की हो, दोनों भी की हो, तो आपको ये 3 इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दोस्तों रहने वाली है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अगर BCA किया हो या आपने कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि हो, इसके अलावा आपने BEd चाहिए होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में BTech और BE की उपाधि भी की है तो भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा BTech और BE वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अधिमानी अर्हता वही है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, नेशनल कैडेट कोर में आपको BSc प्रमाण पत्र अगर मिला हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
अब बात करेंगे दोस्तों इसके परीक्षा पैटर्न की। तो परीक्षा पैटर्न में दोस्तों आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 अंकों की होने वाली है। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों होने वाले हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा जिसमें आपसे पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित आपसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। अब इसका पाठ्यक्रम भी दोस्तों देख लेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 45% अंक लाना अनिवार्य है न्यूनतम, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर मेरिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अदरवाइज वो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनहर यानी कि डिस्क्वालीफाई दोस्तों माने जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों आयु की काउंटिंग की, यानी कि जो आयु की निश्चायक तिथि है दोस्तों वो है 1 जुलाई 2024। तो 1 जुलाई 2024 को जो आपकी आयु है ना वो 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, ना 42 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अब ये हम सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दोस्तों मान लेते हैं अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दोस्तों मिल जाती है। इसी तरह से अगर आप उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी। ऊपरी आयु सीमा में दोस्तों आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन न्यूनतम आयु में कभी भी छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा आवेदन हेतु पात्रता की बात करें तो आवेदन आप यहाँ पर कब कर पाएंगे। सबसे पहले अगर अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो तो वे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की हो तो भी दोस्तों आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ सैनिक और अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में रेगुलर पद पर काम कर रहे हैं, या फिर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में रेगुलर पद पर दोस्तों जो ऐसे कार्मिक हैं जिनका यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उत्तराखंड में ही उनकी सेवाएं हैं, तो उनके आश्रित उनके पति पत्नी या उनके पुत्र पुत्री जो जैसी भी स्थिति हो वे सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के जो स्थायी निवासी जो आजीविका के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर काम कर रहे हैं तो वे भी स्वयं या फिर उनके पति पत्नी पुत्र पुत्री जैसी भी स्थिति हो वे लोग भी यहाँ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों कि आप आवेदन की पात्रता कि आप अप्लाई कब कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो उत्तराखंड में ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं तो फिर उन लोगों को सेवायोजन में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी वो भी लोग भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने सेवा नियोजक से लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो सैनिक आपके सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से संबंधित जो व्यक्ति हैं तो मतलब या बेसिकली जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है तो उनको दोबारा से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं, वे लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों शुल्क की। तो अनरिजर्व श्रेणी और ओबीसी के लिए 300 रुपये का दोस्तों शुल्क पड़ने वाला है। अगर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये है और अनाथ के लिए 0 रुपये का शुल्क पड़ने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों सिलेबस की। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई प्राइमरी टीचर का क्या सिलेबस रहने वाला है। कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 7 यूनिट्स आपकी रहने वाली है, जैसे कि यूनिट नंबर 1 है जिसमें आपसे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फिजिकल सोशल इमोशनल है ना, पियाजे थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सोशियो कल्चर डेवलपमेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब ऑलरेडी आप पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यूनिट 2 है, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, टीचिंग, स्कूलिंग, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग जो पैडागोजी है उसी के कॉन्सेप्ट आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूनिट 3 भी आप देख सकते हैं, वो एजुकेशन फिलोसफर हैं, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, नेचुरलिज्म, रियलिज्म। तो वही दोस्तों जो आपका एलटी का जनरली आपका सिलेबस था, थोड़ा सा अलग है,
थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं। बाकी देखा जाए तो जो आपका एलटी का सिलेबस था उससे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलती जुलती है। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपके डाइट है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, ठीक है, एनसीटी है, इसके अलावा आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, निष्ठा, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपने एलटी के दौरान पढ़ी होगी। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सभी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कोठारी आयोग एंड इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपी, सब आपको दोस्तों देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट 5-4 है वो दोस्तों एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली है। फिर इसमें दीक्षा, प्रज्ञाता, वही चीज़ें दोस्तों आपको दिख रही हैं। एडुसेट है, MOOC है, ऑलमोस्ट दोस्तों आपका वही सिलेबस दिखाई देता है। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं पर उतना नहीं है। इसके अलावा जो यूनिट 5 है दोस्तों फिर वो करिकुलम है, कॉन्सेप्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, ओके। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE 2009, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। ये आपकी जो PDF है दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तुरंत हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से, उसको भी तुरंत डाउनलोड कर लो। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस सर्च करिए, सेम लोगों के संग आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको कई सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस इन स्कूल बेस्ड असेसमेंट, टीचर्स मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो ऑलमोस्ट दोस्तों वही कोर्स है जो आप दोस्तों जनरली आप बीएड में पढ़ते हैं और डीएलएड वाले अपने कोर्स में दोस्तों ही पढ़ते हैं, तो कोई इसमें समस्या नहीं है। गाइडिंग एंड काउंसलिंग, ये सब ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 तक तो आपका पूरा वही है जो आप जनरली अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, बीएड वाले, डीएलएड वाले। बाकी थी यहाँ पर भी दोस्तों आपसे थोड़ा उत्तराखंड भी पूछी जाएगी, तो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय है, उत्तराखंड का इतिहास है, इसके आप देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपसे पूछी जा रही है, उत्तराखंड की शिक्षा कैसा है, पर्यटन कैसा है, सभी दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूनिट 7 भी है दोस्तों, यहाँ पर आपसे राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स भी दोस्तों आपसे पूछा जाने वाला है। तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है इसका भी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर एजुकेशन। अब दोस्तों बात करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर यानी कि एलटी कंप्यूटर एजुकेशन की। दोस्तों एलटी कंप्यूटर के यहाँ पर आपको कुल मिला के 11 यूनिट्स दोस्तों देखने को मिलेंगी। अब सबसे पहले दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स है, यूनिट 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा यूनिट 3 में आपका ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स हैं, इसके अलावा यूनिट 4 है उसमें प्रोग्रामिंग, सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 5 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 6 में कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ है। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 में आपका वेब टेक्नोलॉजीज़ दिख रहा है। इसके अलावा यूनिट नंबर 8 है, वहाँ पर आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो फिर ये आपका सिलेबस है, जो कंप्यूटर वाले होंगे उसको अच्छे समझते होंगे। हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 तक तो आपका सिलेबस है सेम टू सेम। उसका यूनिट नंबर 9 है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे अगेन उत्तराखंड पूछा जाएगा, सेम टू सेम वही सिलेबस है जो कि ऊपर दिया हुआ है। फिर यूनिट नंबर 10 में फिर आपका राज्य, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे यूनिट नंबर 11 में थोड़ा फिर आपसे टीचिंग साइकोलॉजी भी दोस्तों आपसे पूछी जाने वाली है। देखिए फिलॉसफी है, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन फिलॉसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन सोसाइटी। इसके अलावा एजुकेशन फिलॉसफी है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सब थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, सभी दोस्तों आपको दिख रहा है। इसके अलावा एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी दोस्तों यहाँ पर पूछे जाने वाला है। अब यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार, ये सब दोस्तों आपको दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपकी बेसिकली आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 11 में ये कवर हो रही है। इसको इंग्लिश में एक ही को इंग्लिश और हिंदी में दे रखा है, बाकी ऊपर तो दे नहीं रखा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप कि दोस्तों हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होगी। सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कर दी हैं, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।